हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी, स्टैटिस्टिक्स की चल रही है, बिजनेस स्टडीज़ की पूरी सीरीज डल चुकी है। किसी ने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी 2 चैप्टर डल चुके हैं, ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 डिमांड। अपना डिमांड चैप्टर पढ़ने के बाद अपना इवैल्यूएशन जरूर करना, इस सीरीज को एंड तक जरूर देखना। आइए स्टार्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करना, सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे और आउट ऑफ 20 मार्क्स मेरे साथ जरूर शेयर करना। अगर किसी को भी किसी तरीके का डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी का मीनिंग हमने पढ़ा है। क्या है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी? डिजायर फॉर द कमोडिटी है, या फिर नीड फॉर द कमोडिटी है, या फिर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमने डिमांड के बारे में पढ़ा है। डिमांड क्या है? वो क्वांटिटी है कमोडिटी की जो डिमांड की जाती है सर्टेन प्राइस पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। तो फर्स्ट का हो गया हमारा सी। आइए सेकंड क्वेश्चन हमारा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स। लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है बताइए। रिलेशनशिप दिखाता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर और उसकी क्वांटिटी डिमांड के बीच में, या फिर रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और उसकी क्वांटिटी डिमांड के बीच में, या फिर रिलेशनशिप दिखाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर और उसकी क्वांटिटी डिमांड के बीच में, या फिर रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। कैसा रिलेशनशिप शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। कैसा रिलेशन होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसकी क्वांटिटी डिमांड में? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो सेकंड का हो गया हमारा डी, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंशन हो रही है हमारी डिमांड में, या फिर इंक्रीज हो रहा है डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो रहा है, या फिर डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है। देखिए ये किस में आ रहा है हमारा? अदर फैक्टर्स में, यानी कि डिटर्मिनेंट्स में चेंज आ रहा है। और डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने की वजह से डिमांड में क्या आता है? शिफ्ट आता है। शिफ्ट यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज आता है। तो जब प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स के बढ़ेंगे तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। तो थर्ड का हो गया बी। और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आता है हमारा? मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट किसकी वजह से आता है हमारा? प्राइस की वजह से होता है। अदर फैक्टर्स उसमें क्या होते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? सब्स्टिट्यूट गुड्स की, अदर फैक्टर की। अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से क्या होता है? डिमांड शिफ्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? थर्ड का बी, इंक्रीज इन डिमांड। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देयर इज अ सडन चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन हॉट वेदर। सडन चेंज आ गया क्लाइमेटिक कंडीशन में, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है एज यूजुअल, जैसे पड़ रही है इस टाइम पे। एज्यूमिंग नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के प्राइस में किसी तरीके का चेंज नहीं आया। इट विल लीड टू, क्या लीड है ये, मतलब क्या समझते हैं आप इससे? इट विल लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, या फिर राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या फिर अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। और ये दोनों किसकी वजह से आते? अगर प्राइस में किसी तरीके का चेंज आता तो हम इसको देखते। तो इसको तो अब देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि प्राइस में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा। तो किस में चेंज आ रहा है? अदर फैक्टर में चेंज आ रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से डिमांड हमारी बढ़ रही है। अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से क्या होता है हमारा? लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड में। तो क्या हो रहा है? सडन चेंज आ गया क्लाइमेटिक कंडीशन में, गर्मी पड़ गई तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ गई। तो यानी कि क्या हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट आ गया हमारे डिमांड कर्व में। तो फोर्थ का आ गया बी। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन डिमांड शेड्यूल। आपको एक डिमांड शेड्यूल दे रखा है, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। आपको डिटरमाइन करना है डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप देख रहे हैं प्राइस को क्या रख दिया? कांस्टेंट रख दिया, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, यानी क्या मूवमेंट नहीं देखेंगे। और किस में चेंज आया? डिमांड में चेंज आया है। तो यानी कि क्या है? ये शिफ्ट है डिमांड की। अगर प्राइस में चेंज आ जाता तो आपको मूवमेंट देखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड में चेंज आ रहा है, तो यानी कि शिफ्ट है। ओके, ये चीज़ें कंसेप्ट अपने अच्छे रखना। तो यानी कि 100 से क्या हो गई मेरी डिमांड? कम हो गई, 70 हो गई। यानी कि कैसा शिफ्ट हो रहा है? डिमांड मेरी कम हो रही है, तो कैसा शिफ्ट हो रहा है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ रहा है हमारी डिमांड में। तो फिफ्थ का हो गया ए। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेट्रिस पैरिबस मीन्स।
सेट्रिस पैरिबस के बारे में आपने पूरे चैप्टर में बहुत बारी पढ़ा होगा। सेट्रिस पैरिबस का मतलब बताइए क्या होता है। होल्डिंग डिमांड कांस्टेंट रखना डिमांड को, या फिर अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, या फिर प्राइस बीइंग कांस्टेंट, या फिर होल्डिंग सप्लाई कांस्टेंट। सेट्रिस पैरिबस का मतलब होता है अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो सिक्स का क्या हो गया हमारा बी। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंड्यूसेस हिम टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन। देखिए उसकी रियल इनकम में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि रियल इनकम उसकी बढ़ गई, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई, तो कंज्यूमर को इंड्यूस किया गया, उसकी जो रियल इनकम बढ़ने की वजह से उसे लगा कि वो उस कमोडिटी को और ज़्यादा खरीदता है जिसके प्राइस कम हो रहे हैं। तो ये बताइए कौन सा इफेक्ट है, यूटिलिटी इफेक्ट है, या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, या इनकम इफेक्ट है, या इंड्यूसमेंट इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है। देखिए उसकी रियल इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से उसने क्या करा, प्राइस के कम होने की वजह से ज़्यादा गुड को खरीदना चाहा। तो ये क्या हो गया हमारा, इनकम इफेक्ट है। आपको रियल इनकम का कंसेप्ट पता है, क्या होता है रियल इनकम का कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रियल इनकम क्या होती है, किसी के प्राइस के कम होने के बाद जो हमारे पास पैसे बच जाते हैं वो हमारी रियल इनकम बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, पहले 10 रुपीज़ का था तो आप एक ही खरीद पाते थे, लेकिन अब वही पेन क्या हो गया आपका, कितने का हो गया, वही पेन आपका 5 रुपीज़ का हो गया। तो 5 रुपीज़ जो बच गई वो क्या बन गई, हमारी रियल इनकम बन गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और क्वांटिटी उसकी बाय कर सकते हैं, उस कॉमोडिटी को और बाय कर सकते हैं। तो ये हमारी 5 रुपीज़ क्या हो गई, रियल इनकम हो गई, जिस प्राइस के फॉल होने की वजह से मैं कॉमोडिटी को क्या कर देती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, और कॉमोडिटी उसकी बाय कर सकती हूँ। तो ये हमारी रियल इनकम हो गई। तो 7 का सी होता है हमारा इनकम इफेक्ट। अब 8th है हमारा। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज जनरली, हम डिमांड कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, उसका स्लोप कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप पढ़ा है ना हमने, लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशनशिप पढ़ा है, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो 8th का हो गया ए, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज जनरली नेगेटिव। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आर कॉज्ड बाय, जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आता है डिमांड में वो किसकी वजह से आता है, इनकम में चेंज आने की वजह से आता है, या पॉपुलेशन में चेंज आने की वजह से आता है, या चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन गुड की वजह से आता है, या चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की वजह से आता है। जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आते हैं डिमांड में वो किसकी वजह से आता है, चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। इस केस में चेंज किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द गिवन गुड में। तो 9th का हो गया हमारा सी। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय, हम मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं, पहले कैसे बनाते हैं, ऐसे, ये हमने क्या करा, यहाँ पे ए की डिमांड लिख दी, यहाँ पे बी की लिख दी, यहाँ पे सी की लिखी, और यहाँ पे मार्केट डिमांड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारी यहाँ पे डिमांड आई, यहाँ पे डिमांड आई, यहाँ पे डिमांड आई, तीनों को प्लस करके ये क्या निकल के आता है, हमारा मार्केट डिमांड निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय डैश समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है इसके कैसे समेशन पे मेरा मार्केट डिमांड कर्व निकल के आता है, हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टल यानी कि इसको आपस में प्लस करती हूँ तब मार्केट डिमांड निकल के आता है, या फिर वर्टिकल समेशन, वर्टिकल यानी कि इसको इसके नीचे वाले को, इसके नीचे वाले को, इसके नीचे वाले को ऐसे प्लस करती हूँ तब निकल के आता है मार्केट डिमांड कर्व, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी। तो बताइए मार्केट डिमांड कर्व कैसे निकल के आता है, हॉरिजॉन्टल समेशन पे निकल के आता है। जब मैं इंडिविजुअल मार्केट को हॉरिजॉन्टली क्या करती हूँ, हॉरिजॉन्टली जब उनका सम निकालती हूँ तब निकल क्या आता है, मार्केट ए बी सी, ये क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल बन रहा है ना। तो हॉरिजॉन्टल समेशन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। तो 10th का क्या हो गया हमारा ए। अब 11th क्वेश्चन देख लीजिए। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, गुड एक्स के प्राइस बढ़ गए हैं, इट लीड्स टू फॉल इन डिमांड फॉर गुड वाई, डिमांड जो है गुड बाय की फॉल हो गई है। देन द टू गुड्स आर, बताइए दोनों गुड्स कैसे हैं, फिर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, या फिर नॉर्मल गुड्स हैं, या फिर इन्फीरियर गुड्स हैं। बताइए, देखिए गुड दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, एक का प्राइस बता रखा है, दूसरे की डिमांड बता रखी है। यानी कि अगर मान लो कार के प्राइस मेरे बढ़ गए तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जब कार ही नहीं खरीद पाएंगे तो पेट्रोल क्या डलवाएंगे, तो क्या हो गया, कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया। बता रखा ना, प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज, यानी कि कार के अगर प्राइस बढ़ गए तो पेट्रोल की क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो ये कौन से गुड्स हैं, कार एंड पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो क्या करते हैं, दोनों साथ में ही काम करते हैं। तो 11th का हो गया बी।
अब 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, प्राइस क्या हो गए, कॉमोडिटी के फॉल हो गए, डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीजेज, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीजेज हो गई, एज इट बिकम रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू अदर्स कॉमोडिटी। अगर प्राइस फॉल हो गए तो डिमांड क्या हो गई हमारी, उसकी बढ़ गई, क्योंकि उससे जो उसके कंपैरिजन में जो बाकी की कॉमोडिटी है उससे क्या हो गया, वो रिलेटिवली चीपर हो गया। तो ये बताइए कौन सा इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट है या फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है या लॉ ऑफ डिमांड है। देखिए बाकी गुड्स देख रहा है ये प्राइस एक के, और उसी की डिमांड क्या कर दी, अगर हमारे प्राइस फॉल हो गए एक कॉमोडिटी के तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एज इट बिकम रिलेटिवली चीपर, वो गुड क्या हो गया है, चीपर हो गया है बाकी के गुड्स में, बाकी के गुड्स के लिए, यानी कि अपने सब्स्टिट्यूट गुड के लिए वो गुड क्या बन चुका है, चीपर बन चुका है। तो ये कौन सा इफेक्ट है हमारा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो 12th का क्या हो गया, बी। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्रॉस डिमांड स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, आपने कंसेप्ट पढ़ा है क्रॉस डिमांड का, वो क्या दिखाता है, किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, डिमांड ऑफ द गिवन कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, या फिर डिमांड ऑफ गिवन कॉमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या फिर डिमांड ऑफ द गिवन गुड एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्रॉस डिमांड क्या दिखाता है, डिमांड ऑफ गिवन कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। 13 का हो गया ए। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स की जब बात करी जाए तो द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉर्मल गुड, यानी कि इनकम अगर मेरी बढ़ रही है तो डिमांड जो मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड करूँगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मेरी। तो कैसा रिलेशन दिखा रहा है, ये पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है। तो यही तो पूछा है, इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन होगा, नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो 14 का हो गया ए। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ, हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं इंडिविजुअल डिमांड के और मार्केट डिमांड के। तो बताइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसका डिटर्मिनेंट है, मार्केट डिमांड का, मार्केट डिमांड कर्व का, या फिर इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, या बोथ ए एंड बी का, या नन ऑफ दीज का। किसका है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, मार्केट डिमांड कर्व का है, क्योंकि उसमें एज अ होल पूरी मार्केट का देखा जाता है इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। अगर हमारी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी गई है तो मार्केट की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है तो हमारी मार्केट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 15 का हो गया ए। अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन अ टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड, टिपिकल डिमांड शेड्यूल की बात कर रहा है ये, क्वांटिटी डिमांडेड उस केस में क्या होती है, वेरीज डायरेक्टली विद प्राइस, या फिर वेरीज इनवर्सली विद प्राइस, या फिर वेरीज प्रोपोर्शनेटली विद प्राइस, या फिर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस। तो क्या होता है, इनवर्सली होती है, वेरीज इनवर्सली विद प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज इनवर्सली विद प्राइस, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो 16 का हो गया बी। अब 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली, अगर 2 या 2 से ज़्यादा गुड डिमांड करे गए हैं साथ साथ साइमल्टेनियसली, इट इज़ नोन एज, उसे क्या बोला जाता है, जॉइंट डिमांड बोलते हैं, ऑल्टरनेट डिमांड बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, या कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। तो उसे कैसे डिमांड बोलते हैं, जॉइंट डिमांड बोलते हैं। तो 17 का हो गया ए। अब 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हेन एट प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी 5 रुपये की है, उसका प्राइस है ₹5, एज डिमांड फॉर 11 यूनिट, एक ए डिमांड करता है 11 यूनिट की, बी डिमांड करता है 14 यूनिट्स की, सी डिमांड करता है 8 यूनिट्स की। तो मार्केट डिमांड बताइए क्या होगी, इंडिविजुअल का समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो बताइए क्या होगी मार्केट डिमांड, 11 यूनिट होगी, या फिर 33 यूनिट होगी, या 14 यूनिट होगी, या 8 यूनिट होगी। मार्केट डिमांड क्या होगी, 33 यूनिट होगी। इन सबको जब आप ऐड करेंगे 11 + 14 + 8, ए प्लस बी प्लस सी की डिमांड जब ऐड हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, हमारी मार्केट डिमांड बन जाएगी 33 यूनिट्स। तो 18 का हो गया बी। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व शोज, हमारा जो डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोप होता है वो क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, या फिर किसी तरीके का रिलेशनशिप शो नहीं करता प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, या नन ऑफ दीज। बताइए क्या है, कैसा डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड में आपको पता है कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो 19th का हो गया ए। अब 20th की बात कर लेते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है
कि लॉ ऑफ डिमांड की क्या क्या एक्सेप्शन है बताइए। आर्टिकल ऑफ गुड्स आता है उसमें, या फिर गिवन गुड्स आता है, या फिर नॉर्मल गुड्स आता है, या फिर बोथ ए एंड बी आता है। नॉर्मल गुड्स तो हमारे क्या है, डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, तो ये तो इसका पार्ट नहीं है। एक्सेप्शनल कौन कौन से केसेस हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और गिवन गुड्स है। लॉ ऑफ डिमांड जिस पे अप्लाई नहीं होता है, तो हमारा डी आंसर हो गया 20th का, डी बोथ ए एंड बी। 20th का हो गया डी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।